नमस्कार। सुनिए जरा, मैं आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित दुबे और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखी कसब का 8वां अध्याय, पृष्ठ संख्या 96 के आगे। बेबी को कुछ भी लिखने में बहुत आलस आता है। बेबी को यह विश्वास ही नहीं हो पाता है कभी कि मैं कुछ लिख सकती हूँ। शाला से गणित के अतिरिक्त किसी विषय का गृह कार्य मिला हो तो वह निसंकोच दूसरों से पूछ पूछ कर लिखती है, वैसे ही जैसे सब्जी दूसरों से पूछ पूछ कर छौंकती बनाती है। मात्र परीक्षा में यह संभव नहीं हो पाता, इसलिए कठिनाई से उत्तीर्ण हो पाती है। डीडी को पत्र लिखते समय भी परामर्श असंभव है उसके लिए। पिताजी से पूछे तो वह पूछ बैठेंगे, यह शब्द किस संदर्भ में लिखना है। दयादी से पूछते हुए संकोच होता है। उसे कैसे बताएगी कि डीडी को पत्र लिख रही है। कुछ ही दिन पहले की बात होती तो ऐसा संकोच न होता। क्यों होने लगा है संकोच, यह सोचना चाहती है बेबी, लेकिन सोचने में भी आलस आता है उसे। तो जो पत्र लिखा है उसने, वह निश्चय ही 33% अंक प्राप्त करने योग्य है, और सो भी परीक्षक की अनुकंपा से। किंतु जब परीक्षक प्रेमी भी हो तब अनुकंपा के विषय में शंका कैसी। प्रिय डीडी, मधुर स्मृति, अत्र कुशलंच तत्रास्तु। पत्र तेरे मिले, कुशल से है जानकर प्रसन्नता हुई। हम लोग भी राजी खुशी हैं। प्रगति कर रहा है जानकर प्रसन्नता हुई। तू बंबई में रहकर बंबई जितना बड़ा बन। तेरे पत्र समझ में नहीं आते, पढ़ती हूँ, बाबू से मतलब पूछती हूँ, बाबू भी पढ़ते हैं, प्रशंसा करते हैं। मेरे तिमाही इम्तिहान हुए, गणित छोड़ बाकी पेपर साधारण हुए। देखो क्या होता है, पास तो हो ही जाऊं शायद। हिस्ट्री में थोड़ा डर जैसा लग रहा। तूने पूछा कॉलेज में क्या होता। कॉलेज में हमारे कुछ नहीं होता कहा। भोर का तारा खेला ड्रामा वालों ने, महाबोर था। तूने पूछा है मैं क्या पढ़ती हूं करके। मैं कुछ नहीं पढ़ती, दयादी पढ़ती है। एक ही किताब कई बार पढ़ लेती है। कैसे पढ़ती होंगी, मेरे कहने पढ़ी नहीं जाती, नींद आती है। तू बहुत पढ़ा लिखा है, तेरी बुद्धि बड़ी है, मैं मुंह रखूं। अब मैं सोच रही होशियार बनूं करके, तेरा पत्र समझ सकूं करके। मुश्किल ही हुआ पर कोशिश करनी ठहरी। मैंने बाबू से कहा है कि मुझे पढ़ाओ, देखो क्या होता है। हम कुछ करना चाहें तो कर ही सकने वाले हुए नहीं। वैसे अभी हुई मैं पूरी भ्यास। भ्यास मतलब मूर्खा, फूहड़। कुछ भी नहीं आने वाला ठहरा मुझे, किसी भी बात का सीप नहीं हुआ। सीप मतलब शऊर। न घर के काम में अच्छी, न पढ़ाई लिखाई में, सुई में धागा भी नहीं डाल सकने वाली हुई। मैं नहीं ठहरी किसी लायक, लेकिन बनूंगी। मन में ठान लेने की बात हुई, ठान लूं करके सोच रही। देखो क्या होता है। मुझे किसी के लायक नहीं बनना, अपने लायक ही बन जाऊं बहुत होगा। तू किसी के लायक क्यों बनना चाहता, तेरे भीतर सभी गुण ठहरे। तू अपने लायक जो बनना चाहेगा तो कितना बड़ा जो आदमी नहीं बन जाएगा। आज पत्र लिखने का विशेष कारण यह है कि बाबू ने कहा है डीडी को पत्र लिख। बाबू बहुत अच्छे हैं, बाबू तेरे जैसे हैं। जब देखते हो तब किताबों में सिर दिए रहते हैं। उनके पास बहुत किताबें हैं, तेरी उनकी अच्छी विधि लगेगी। विधि मतलब पटरी बैठना। बाबू तुझे पत्र भेजेंगे। बाबू तेरी शादी दयादी से करने को कह रहे। जो तुझे गिरस्ती बसानी ही हो तो दयादी से भली लड़की नहीं मिल सकती। दयादी घर के हर काम में होशियार है, पढ़ने में भी। बीए में उसकी फर्स्ट क्लास से और है, संस्कृति में फुल में से फुल है, गणित में भी। तू शादी के लिए मना मत करना, जीन सिमंस कोई सच्ची मुच्ची थोड़ी होगी। मैंने यहाँ लड़कियों से पूछा, किसी ने नहीं देख सुन रखी तेरी घोड़े की जीन। तेरे पास उसकी तस्वीर है क्या। अब पत्र समाप्त कर रही, नींद आ रही। बाय बाय टाटा। तहां सबसे मेरा यथा योग्य कहना, जो तू वहां अकेला ही ठहरा, जीन सिमंस नहीं ठहरी, तो अपने से ही कहना। शुभम, बेबी। बेबी ने इतना लंबा पत्र पहले कभी नहीं लिखा था। इसे पूरा करके उसे संतोष हुआ। उसमें विश्वास जगा कि कोशिश करने पर वह भी डीडी की तरह लंबा चौड़ा पत्र लिख सकेगी। पत्र को लिफाफे में डालकर उसने पता अंग्रेजी में लिखा। पते में और तो और शहर का नाम तक गलत लिखा हुआ था, BUMBAI, बम्बई। डाक विभाग वालों की महती कृपा, पत्र ठीक ठिकाने पर पहुंचा और लगा भी ठीक निशाने पर।
जो इस पत्र को चूम रहा है बार बार, ऐसे डीडी से हमारा इस पत्र की शुद्ध साहित्यिक दृष्टि से समीक्षा की अपेक्षा करना अनुचित ही कहा जाएगा। डाक वाले तक जब बंबई को बॉम्बे समझ लेते हैं, तब हमारा बुद्धिजीवी नायक इस पत्र को प्रेम पत्र क्यों न समझ ले। डीडी के अनुसार यह बहुत ही उच्च कोटि का प्रेम पत्र है। नायिका ने दयादी से विवाह की बात उठाई है, तो पारिवारिक आग्रह के पालन के निमित्त ही, इसे अन्यथा समझना गलत होगा। नायिका ने स्पष्ट संकेत दिया है कि नायिका के पिता अर्थात नायक के भावी श्वशुर को नायक बहुत पसंद है। यह आशाप्रद तथ्य है। नायिका ने प्रेरक सूत्र दिया है, यदि संकल्प दृढ़ हो तो मानव क्या नहीं कर सकता, बन सकता। मानव विशेष डीडी इसी संकल्प के सहारे अपनी समस्त अयोग्यता के बावजूद बेबी से प्रेम कर सकता है, उसका पति बन सकता है। वर्तनी की अशुद्धियां क्षम्य हैं। नायक 4-4, 6-6 पुस्तकें लिख चुके साहित्यकारों को हास्व दीर्घ की गलतियां करते देख चुका है। भाषा का तेवर हर किसी का अपना होता है, इसमें तानाशाही नहीं चल सकती पंडितों की। नायिका की भाषा में प्रीतिकर आंचलिक रंग है। यह संस्कारी नायिका की विनम्रता है कि उसने अपनी कमियों को रेखांकित किया है और दया की तुलना में अपने को हीन ठहराया है। जो लड़की किसी और के क्यों अपने लायक बनो ऐसा कह सकती है, वह मूर्ख हो ही नहीं सकती। यह वचन ही इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि नायिका का चिंतन अधुनातन है। यदि नायक और नायिका दोनों अपने अपने लायक बनने में जुटे रहें, तो विश्वास पूर्वक यह कहा जा सकता है कि एक दूसरे के लायक बन जाएंगे। इस घर घुस्सू, सदा दूसरों का मुंह जोहने वाले और दूसरों की दुहाई देने वाले समाज में नायक और नायिका को भला अपनी तरह अपने अपने योग्य बनने में जुटे हुए जीवन साथी कहां मिल पाएंगे। इसमें उहापोह और पुनर्विचार के लिए अब कोई स्थान नहीं। बात सारी तय है। दया का विवाह कृष्णानंद से करा दीजिए और फिर बेबी के साथ स्वयं फेरे लगाने की तैयारियां कीजिए। नायक ने नायिका पिता के पत्र की प्रतीक्षा भी नहीं की और माटुंगा जा पहुंचा। दया कृष्ण मिलन का मंच तैयार करने के लिए। इसमें उसे आंशिक सफलता मिली। किशन के पिताजी ने कहा कि साम्य होता हो यानी कुंडलियां मिलती हो तो बात आगे बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने डीडी को चिरंजीव कृष्णानंद पांडे का चिन्ह अर्थात जन्मांग चक्र भी दे दिया। शास्त्री जी का आरंभ में यह विचार था कि आयुष्मान देवी दत्त तिवारी को विस्तार से पत्र लिखें, अपनी पुत्री के नाम अब तक प्राप्त उसके समस्त पत्रों का विवेचन करें। किंतु लेखनी उठाने पर उन्हें सद्बुद्धि प्राप्त हुई और उन्होंने डीडी से शास्त्रार्थ तब तक के लिए स्थगित कर दिया जब तक वह दया से विवाह करके जमाता न बन जाए। लोकमत है कि मम्मिया श्वसुरम किंग श्वसुरम, किंतु भांजी का सब कुछ होने के नाते यह मम्मिया श्वसुर विशिष्ट स्थान का दावेदार हो ही सकेगा। तो शास्त्री जी ने लिखा, परम प्रिय चिरंजीव देवी दत्त प्रति शुभाशीष शचो भूयात। मैत्री के नाम भेजे गए तुम्हारे पत्रों के संदर्भ में मेरा पत्र भेजना साधारण शिष्टाचार के विरुद्ध ही कहा जाएगा, किंतु तुम जानते ही हो वयोवृद्ध होने पर और कुछ मिले न मिले आवश्यकता अनुसार मर्यादा अतिक्रम करने किंवा नूतन मर्यादा स्थापित करने की अनुज्ञा तो मिलती ही है। तो इस बूढ़े को धृष्टता का सुख लूटने देने में तुम्हें विशेष आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक धृष्टता और भी की है इस बूढ़े ने, अपनी पुत्री के नाम तुम्हारे पत्र पढ़ डाले हैं। उसे समझाने के लिए पढ़ने पड़े, यह लाचारी सुखद ही रही। मेरा व्यवसाय पुस्तकालयों में चिर निद्रालीन साहित्य की चीर फाड़ कर रहा है। जो वृत्ति थी सो प्रवृत्ति भी बन गई है। समसामयिक लेखन की ओर बहुत कम ध्यान जाता है और सच कहूं कभी कुछ पढ़ता भी हूं तो सुहाता नहीं। इन पत्रों को पढ़कर अवश्य यह ललक उठी मन में कि तुम्हारी रची पुस्तकें पढ़ूं। सुनता हूं आयुष्मती दया के पास वे थीं भी, किंतु कोई सज्जन उन्हें ले गए हैं और जैसा बहुधा होता है लौटाना भूलते चले जा रहे हैं। मैंने सुना नैनीताल में तुमसे बच्चियों ने दया की बात चलाई थी। सामान्यतः बच्चियों की बात इसी योग्य होती है कि इस कान से सुनकर उससे निकाल दी जाए, किंतु जितना मैं आयुष्मती दया को जानता हूं और जितना
इन पत्रों के माध्यम से तुम्हें जान सका हूं, उसे देखते हुए यही कहने को बाध्य होता हूं कि बच्चियों ने यह बात तो बुद्धिमत्ता की ही कही। स्वजन की शंसा करते किंचित संकोच होता है, तथापि इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि आयुष्मती दया में वे सारे गुण हैं जो विधाता अपने दुखी और सताए लोगों को करुणाद्र होकर अंतिम क्षण देता चला आया है। स्वयं तुम्हारा जीवन संघर्षरत रहा है, अस्तु विधि का यह विडंबनापूर्ण पक्ष तुमसे छिपा नहीं। कन्या तुम्हारी देखी हुई हैं और साक्षी हैं तुम्हारे पत्र की, रूप मर्मज्ञ भी हो तुम, इसलिए उसके चेहरे मोहरे के विषय में मेरे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। गृह कार्य में दक्ष है, संयुक्त परिवारों में पली है, मिलजुल कर रहना जानती है, विद्यार्जन की असीम लालसा है उसमें, साहित्य से अनुराग है, लिखती भी है कुछ यदा कदा। इसे मेरी धृष्टता ही कहो कि तुम दो कल्पनाशील व्यक्तियों के संदर्भ में मैं निठल्ला यहां बैठा बैठा स्वयं इस सुखद कल्पना में लीन हो चला हूं कि मेरे पास अपने पूर्वजों के समय की और स्वयं अपनी एकत्र की हुई जो पोथियां हैं उनका उत्तराधिकार, वंश में पांडित्य की जो परंपरा रही है उसका भार संयुक्त रूप से तुम दोनों को सौंपने का अवसर मिलेगा मुझे। मेड इन डेविल्स वर्कशॉप है यह प्रस्ताव, किंतु प्रकृति में अपवाद सर्वत्र हैं। खाली दिमाग की वह सूझ खूबसूरत भी हो सकती है। संबंधों के विषय में तुम निश्चिंत रह सकते हो। कन्या स्वयं डोलिगा की हैं, मालाकोट मतलब ननिहाल, मालाकोट आधार में है और बूढ़ा मालाकोट बाप का ननिहाल गली में। कन्या के पिता के विषय में संभव है कुछ अल्पज्ञानी लोग तुमसे कहें कि वह खपती है, यह सर्वथा मिथ्या है। राजीव लोचन जी काशी में दीक्षित प्रकांड पंडित थे जो पत्नी के अकाल निधन के बाद विरक्त वृत्ति हो गए। इसी विरक्ति को कुछ सांसारिक लोग खब्द की संख्या दे बैठे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरे प्रस्ताव का सहानुभूतिपूर्वक विचार करोगे। तुमने अपने पत्रों में बहुत कुछ ऐसा लिखा है जिसकी प्रतिक्रिया में कुछ कहने को मेरा अध्यापक मन ललकता है। इस ललक पर तब तक के लिए अंकुश लगाए लेता हूं जब तक ईश कृपा से विधिवत साक्षात और संबंध ना हो जाएं। कुछ बातें ट्यूटोरियल में आमने सामने बैठकर ही ठीक से हो पाती हैं। फिर भी एक बात कही दूं, एक धृष्टता और सही, तुम संस्कृत विधिवत पढ़ो, नहीं पढ़ी है तो इसी से स्पष्ट है कि प्रस्तुतिकरण को प्रस्तुतिकरण लिख जाते हो और किसी चीज का विचार करने की अपेक्षा तुम्हें किसी चीज पर विचार करने में अधिक आस्था है। यदि मूल ग्रंथ स्वयं ना पढ़ोगे, स्वयं उनकी व्याख्या ना करोगे और हमारे जैसे तथाकथित वर्तमान आचार्यों की बकबक में से थोड़ी इसकी थोड़ी उसकी लेकर मिलाओगे और इस चिंता चूर्ण को तदंतर पाश्चात्य मधु में मिला दोगे तो अपथ्य ही तैयार होगा। पत्रोत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। शुभम, विष्णुदत्त शास्त्री। जब तुम उसको पत्र लिख रहे होते हो तब तुम अपने को ही पत्र लिख रहे होते हो, निसंदेह। किंतु उर में विह्वलता भरता प्रश्न यह है कि जब तुम उसके पिता को लिख रहे होते हो तब किसे लिख रहे होते हो? तर्क यही उत्तर देता है कि अपने पिता को। किंतु डीडी ने अपने पिता को देखा तक नहीं कि जानता पिता को पत्र कैसे लिखते हैं। अंत में डीडी फैसला करता है कि वैसा ही संक्षिप्त और शुष्क पत्र लिखूं जैसा यदा कदा अध्यापकों संपादकों के नाम भेजना पड़ा है। सरस साहित्यिकता में यूं भी टांग खींचने का खतरा है। बुढ़ऊ ने पहले और एलानिया हल्के झटके में ही उसे हिंदी के उन यशस्वी लेखकों की पंगत में बैठा दिया है जिनसे वर्तनी की भूलें हो जाती हैं। अत्र कुशलंच तत्रास्तु, पत्र मिला, समाचार विदित हुए। जितने शुष्क रोजमर्रापन से अपने को बचाते हुए डीडी ने यह लिख दिया कि मैं आपके प्रस्ताव से धन्य हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से उसे स्वीकार करने की स्थिति में फिलहाल नहीं हूं। जब तक रोजी रोटी का कोई ठिकाना ना हो जाए विवाह की बात सोचना व्यर्थ है। दया ने जीवन में बहुत कष्ट देखे हैं, उसे मेरे साथ विवाह करके और कष्ट झेलने के लिए बाध्य करना सर्वथा अनुचित होगा। दया वास्तव में बहुत सुंदर, सुशील और सुयोग्य लड़की है। इसके लिए इसका जैसा ही एक वर मैंने यहां बंबई में खोज निकाला है। उसका चिन्ह भेज रहा हूं। यदि साम्य होता हो और आपको यह संबंध स्वीकार हो
तो बात पक्की करा दूंगा। ये लोग मालौंज के पंथ हैं। लड़के का मालाकोट कुताल गांव में है और बूढ़ा मालाकोट इस्यूनारा कोट में। लड़का बैंक में क्लर्क है, अफसरी की परीक्षा दी है और उसमें उसका उत्तीर्ण होना सुनिश्चित है। दिखने का अच्छा है, स्वभाव से शांत, कोई व्यसन नहीं है उसे, साहित्य अनुरागी है, बहनों के विवाह हो चुके हैं, अकेला बेटा है। कथाकारों को बहुधा एक दूसरे की रचनाएं पढ़ते यह आपत्ति होती है कि पात्र लेखक के हाथों में कठपुतली बने हुए हैं। उधर पाठकों को वही रचनाएं पढ़ते हुए बहुधा यह शिकायत होती है कि पात्र लेखक के हाथों में कठपुतली क्यों नहीं बने, उनसे वह ऐसा या वैसा क्यों नहीं करा सका। मैं इतना ही कह सकता हूं, गहन निश्वास छोड़कर इस निर्जन कक्ष में, कि काश पात्र लेखक के वश में होते, जीवन प्रवाह, नियति निर्देश लेखक के हाथ में होता। किंतु स्वयं ही आपत्ति भी कर सकता हूं कि यदि वैसा होता तो कथाएं न कोई लिखना चाहता न पढ़ना। मेरे मन में तो कभी कभी यह प्रश्न भी उठता है कि क्या स्वयं विधाता अपनी माया के एक एक मोड़ से परिचित हैं। समस्त जड़ चेतन की नियति उसे मालूम है और उस बेचारे के लिए कुतूहल जिज्ञासा की कोई संभावना नहीं। क्या वह उस विराट कार्यालय की सबसे ऊपर की मंजिल में एक अलग थलग कक्ष में अकेला बैठा ऊबता है और जानता है कि नीचे फाइलों की जो दौड़ मची हुई है उसमें कुछ भी ऐसा नहीं जिसे वह पहले से ही न जानता हो। क्या वह अभिशप्त है वहां बैठे बैठे आलपिन से अपने साफ सुथरे नाखूनों से काल्पनिक मैल निकालते रहने को, या कि, और यही मानने को मेरा मन करता है, उसने माया को स्वयं तक के लिए मायावी रहने दिया है। इस बात की गुंजाइश छोड़ी है कि हम उसके बनाए मंच पर, उसके लिखे नाटक में यदा कदा स्मृति दोष से ही सही कुछ का कुछ करके यह कहकर उसे चमत्कृत कर सकें। मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर नायक मेरे वश में होता तो मैं उसका कान पकड़ लेता और कहता कि मूर्ख, तू एक लड़की का दिल तोड़ रहा है। तू समझता है कि दया का उपकार कर रहा है, जबकि वस्तुतः तू उसे अस्वीकार की एक स्थायी ठेस पहुंचा रहा है। तेरे जैसे लगभग अज्ञात लेखक की वे तीनों पुस्तकें पढ़ना ही नहीं, खरीदना भी, जिन पर तुझे मात्र 200 रुपया रॉयल्टी का मिला है, क्या जताता है? यह कभी सोचा तूने? और तू जो आज यह कह रहा है कि अब तक काफी कष्ट उठा चुकी दया को तेरी संगिनी बनाकर और कष्ट देना अनुचित होगा, क्या कल यह कहने वाला है कि अब तक नाजों में पली बेबी को यही कष्ट देना सर्वथा उचित होगा? और अगर उन्हें यह तर्क स्वीकार न होगा तो क्या तुझे स्थायी ठेस नहीं पहुंचेगी? तू दया से शादी के लिए हां क्यों नहीं कह देता? अब सोचता हूं कि कान पकड़कर अगर यह सब पूछा भी होता तो कहीं वह मुझसे पूछ लेता कि हां कह देने से अगर बेबी को ठेस पहुंची तो? यही दुर्भाग्य है। सर्वत्र सर्वदा उपस्थित लोग आवश्यकता से अधिक होते हैं, कोण बन जाते हैं, कोने चुभते हैं। दो ही रह जाएं तो भी कुल उपस्थिति में एक व्यक्ति फालतू प्रतीत होता है। जब वे सोचते हैं कि हम एक क्यों नहीं हो जाते, या जब उनमें से एक सोचता है कि मैं इस दूसरे में खो क्यों नहीं जाता, या मैं इस दूसरे के हित मिट क्यों नहीं जाता, तब उनमें प्रेम हो जाने की बात कही जाती है। लेकिन जब प्रेम नहीं होता तब यह दूसरा इतना चुभता है आत्मा में कि हम कहते हैं वही साक्षात नरक है। और जब कोई दूसरा नहीं होता, हम अकेले होते हैं, जैसे कि इस क्षण मैं हूं, तब भी यही लगता है कि एक व्यक्ति फालतू है यहां। अहंकार विहीन अस्मिता के इस आतंकप्रद निष्कर्ष से बचने के लिए तब आवश्यकता होती है किसी अन्य की, कि उसकी अन्यता के दर्पण में अपना अहम फिर से देख सकें। क्या कभी ऐसा प्रेम होगा जो सबको समेट सकेगा? क्या कभी ऐसी प्रेम कहानी लिखी जा सकेगी जिसमें हर कोई नायक नायिका का पद पा सकेगा और सभी समान रूप से सुखी हो सकेंगे अंत में? मुझे मालूम है कि लगातार विषयांतर कर रहा हूं। मेरी लेखनी अनर्गलता की सीमा तक प्रगल्भ हुई जा रही है। किन्हीं औरों के तरुण प्रेम की
किसी और द्वारा लिखी गई गाथा को अपने अकेलेपन का दर्पण बनाकर नया रूप देते हुए मेरी बुढ़ौती जो ना करे सो कम है। सुधी पाठकों से क्षमा याचना कर अब कथाक्रम आगे बढ़ाता हूं। तो मित्रों, ये था कसब का 8वां अध्याय। अब हम पृष्ठ संख्या 103 तक पहुंच चुके हैं। अगला अध्याय जल्द ही आएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। सुनने के लिए धन्यवाद।